फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड जैसे आप लोगों को पता है, अम्ल, क्षार और लवण का आज करने वाले हैं हम वन शॉट रिवीजन। वन शॉट में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बहुत ज़रूरी है समझना, उनको मैं पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी एंड आई होप उससे आप अपने शॉर्ट नोट तैयार कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारी क्लास में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अम्ल और क्षार क्या होता है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें हमारे पदार्थों की प्रकृति जाननी है। पदार्थों की प्रकृति या तो अम्लीय होती है, क्षारीय होगी या फिर उदासीन होती है। अब ये उदासीन, क्षार, अम्ल होते क्या है, इनको बहुत डिटेल में जानना है। तो पहले पॉइंट में हम लोग अम्लों के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की कहानियां समझेंगे और उनके दिए गए सिद्धांत को देखेंगे। फिर हम लोगों को सूचक के बारे में समझना है। अब सूचक क्या होते हैं? सूचक बेसिकली किसी भी पदार्थ की प्रकृति को बताते हैं। यह अपना रंग परिवर्तित करके बताते हैं कि दिया गया पदार्थ या जो भी पदार्थ का आप टेस्ट कर रहे हो वो एसिड है या बेस है, यानी कि वो अम्ल है या क्षार है। फिर अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई अम्ल है तो वो किसी पदार्थ के साथ में क्रिया करके क्या रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। किसी क्षार की किसी अन्य पदार्थ के साथ में क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में डिटेल समझेंगे। फिर हमें जानना है अम्ल व क्षार में समानताएं। अब भाई दोनों अलग अलग तो होते हैं लेकिन कुछ समानताएं भी होती है और यहीं पर हम लोग समझेंगे पीएच स्केल। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, इसको भी बहुत अच्छे से समझना है। फिर लवण परिवार जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लवण के बारे में हम लोग समझेंगे। एंड द लास्ट वन महत्वपूर्ण यौगिक जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, इतना पूरा हमें कवर अप करना है हमारे आज के इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, जहां पर हम लोग पहले आपको बता देते हैं गाइस, डाउटनेट आप लोगों को बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक बहुत अच्छी चीज़ दे रहा है, जो कि 2000 में आप अपने पूरा 10th का कोर्स खरीद सकते हो। हाँ जी, 1999 में आप पूरा कोर्स, आपके फेवरेट टीचर जहाँ पर आपको पढ़ाए हैं वो भी बहुत प्यार से डिटेल में, बहुत सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। नोट्स की इतनी दिक्कत नहीं होती जितना आप परेशान होते हो। साथ ही में आपके बेटा डाउट्स का सॉल्यूशन और आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलता है। आपको हर एक चीज़ को बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन किया जाता है। तो भाई यहाँ पे इतनी सारी सुविधा आपको मिल रही है सिर्फ 1999 में। सो आई होप सभी के सभी इसे क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। जिन बच्चों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया, आई होप गाइस आप लोग ज़रूर इसको ज्वाइन करोगे। ये लिमिट, आपका जो ऑफर है ये आपके स्पेसिफिक कोर्सेज पे नहीं, हर किसी कोर्स पर है, यानी कोई भी कोर्स खरीदोगे आप इस प्राइस पर। उसके लिए आपको कॉल करना होगा नीचे दिए गए नंबर 0124715825 पर। ये नंबर है, इस पर आपको कॉल करना है। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जानते हैं बेटा कि अम्ल क्या होता है। यार बचपन से हम लोग एक चीज तो समझते आ रहे हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने अम्लों के बारे में यही चेक करी है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं। इनका स्वाद बहुत ही खट्टा सा होता है। जैसे कि तुमने नींबू चखा होगा, तुमने इमली खाई होगी, तुम लोगों ने संतरे टेस्ट करे होंगे, आंवला टेस्ट करा होगा। यार ये बहुत ही खाने में कैसे होते हैं, खट्टे से होते हैं, तो बिल्कुल चटक से ना लगता है। तो ये अम्लों की सबसे पहली प्रॉपर्टी है। हम सभी को अम्लों के बारे में इसी तरीके से नॉलेज मिला था। तो पुराने जमाने के लोग यही बोलते थे कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, दैट्स इट। लेकिन अम्लों के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो भाई अम्ल खट्टे तो होते ही है, लेकिन क्या खट्टे होना ही एक अकेला गुण है? नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा कि यार कौन कौन से पदार्थ अम्ल है। अब यार तुमको मैं बोलूं कि H2SO4 को टेस्ट करके बताओ कि अम्ल है क्षार है, तो भाई H2SO4 बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। दैट मीन्स हम हर किसी चीज़ को टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि भाई अम्लों को हम कैसे कैसे पता करें। तो भाई उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अम्लों के गुणधर्म। तो फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अम्लों के गुण, कि फिर अम्लों के ऐसे कौन से गुण हैं जो उन्हें अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ स्वाद ही एक कैटेगरी नहीं होती। आपने सुना होगा कॉफ़ी टेस्ट में कड़वी होती है, लेकिन वह एक अम्ल है। वो टेस्ट में कैसी नहीं है बेटा, खट्टी नहीं होती है ना। कॉफ़ी टेस्ट में खट्टी नहीं होती। सो बेसिकली जो भी चीज़ अगर खट्टी है और वो अम्ल है तो हम बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ कड़वी चीज़ों में भी एसिड होता है। ठीक है, तो अम्लों के गुण सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अम्ल वो पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है,
खट्टा होता है। धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अम्लों का एक बहुत ही बढ़िया सा प्रॉपर्टी है, इसको हम आगे आएंगे तो पढ़ेंगे कि अम्ल जब भी किसी धातु से क्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। लगभग सभी प्रकार के जो खनिज होते हैं वे अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। वही बात हो गई कि अम्ल जब भी किसी धातु या अधातु के साथ में क्रिया करते हैं तो जनरली वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानने से बच्चा आप लोगों को ये पता चलेगा कि अम्लों की प्रॉपर्टीज यानी उनके गुण क्या क्या होते हैं। फिर अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका मतलब होता है खट्टा। लैटिन भाषा में एसिडस एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब होता है खट्टा, वो फिर मॉडिफाई हो करके उसका नाम पड़ गया एसिड, है ना। और इसी प्रकार से हम अम्लों को एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्षारकों की तरफ। यार क्षारकों का अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों ने ना गलती से कभी कभी नहाते नहाते, हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार नहाते नहाते ऐसे बढ़िया नहाते हैं, मुंह पे मस्त हम लोगों ने फेस वॉश, हम लोगों ने बड़े साबुन वाबुन लगा लिया और गलती से वो जीभ पर लग जाए तो बहुत ही अजीब सा कसेला सा लगता है ना, अजीब सा लगता है, चिपचिपा सा कसेला सा। तो ये प्रॉपर्टी होती है क्षार की। कोई भी क्षार जो होता है उनको छूने पर आप चिकना महसूस करते हो और ये स्वाद में कसैले होते, कड़वे भी नहीं होते, कसैले होते हैं, अजीब से कसैले, यानी कड़वाहट होती है लेकिन फीकापन भी होता है, इस तरीके का टेस्ट होता है। तो इन्हें क्या बोला जाता है कि यार ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में कसैले होते हैं। प्लस छूने पर कैसे लगते हैं, छूने पर चिकनाहट महसूस होती है, यानी कि चिकना प्रतीत होता है। ये बिल्कुल बेसिक बेटा बच्चों वाली चीज है अम्ल और क्षार के बारे में जानना। ये आप क्लास 6-7 में भी बहुत अच्छे से समझ चुके हो। कक्षा 7वीं में बड़े प्यार से आपको यही परिभाषा और यही चीजें अम्ल और क्षार के बारे में बता दी। तो क्लास 10th में क्या है स्पेशल, अब क्लास 10th में बेटा अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में जो उन्होंने दिए थे मत, इनके बारे में वो समझना है। तो भाई आर्हीनियस के द्वारा अम्ल और भस्म, भस्म का मतलब होता है क्षार, बच्चे लोग कंफ्यूज मत होना बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो अम्ल और क्षार की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है कि अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन जैसे कि एक मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेती हूँ, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी कि आपका बेटा आपका H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो ये सभी लोग जब भी आप इसको पानी में घोलोगे तो आप पाओगे कि इसमें आपको H+ आयन मिलते हैं। यानी कि अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl को अगर आप लोग पानी में घोलोगे तो H+ आयन अलग मिलेगा, Cl नेगेटिव आयन अलग मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने परिभाषा दी कि यार HCl हो गया, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल हो गया, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड हो गया। ये सभी के सभी पानी में घुलने के बाद भाई हाइड्रोजन आयन तो देते हैं, लेकिन ये भी सही परिभाषा नहीं थी। अब सही परिभाषा क्यों नहीं थी, क्योंकि यार बहुत सारे अम्ल ऐसे भी हैं जो पानी में घुलकर H आयन नहीं देते। चलो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई फिर भाई क्षार के बारे में परिभाषा दी गई, तो क्षारों के बारे में परिभाषा दी गई कि यार जब भी ये पानी में घुलते हैं तो पानी में घुलने पर क्या होता है, पानी में घुलने पर या पानी का इनका जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन यानी कि पानी में घुला हुआ, तो इनके जलीय विलयन में हमें क्या मिलता है, इनके विलयन में हमें OH आयन मिलता है। OH आयन बेसिकली कहलाता है, OH नेगेटिव कहलाता है हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन। हाँ जी, अब ये हाइड्रोक्सी आयन का मतलब क्या होता है बेटा, OH समूह यानी कि OH नेगेटिव। ये बताता है क्षारों की मात्रा को। अगर किसी भी पदार्थ में OH उपस्थित है तो बस मान लिया जाता है कि यार ये एक क्षार है, लेकिन फिर वही बात हो गई कि ये प्रूफ कैसे हुआ। तो चलो आगे देखते हैं कि भाई ऐसे ही बेटा बहुत सारे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में अम्ल है। तो ये कुछ अम्ल है जो क्या कर रहे हैं बेटा, आप लोगों को H+ आयन देते हैं। और आप लोग यहाँ पर देखिए ये क्षार है NaOH, KOH, NH4OH, CaOH का ट्वाइस, ये सभी के सभी आप लोगों को OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने देखा एक कॉमन चीज है कि सभी क्षार के साथ में OH होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। लेकिन भाई अब अलग अलग वैज्ञानिकों का मानना था कि हमें कैसे पता चलेगा कि बहुत सारे जो क्षार होते हैं वो OH नहीं भी देते होंगे, है ना, कुछ कुछ क्षार नहीं भी देते होंगे। तो फिर उनके अनुसार
अम्ल प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव, और क्षार प्रोटॉन लेते हैं, यानी कि बेटा क्या करेंगे वो अपने उनके ऊपर ऋणात्मकता होती है। ऑब्वियसली बात है, किसी चीज पर ऋणात्मकता होगी तभी तो लेंगे। तो भाई ब्रोस्टेड लॉरी बोल रहा है कि यार अम्ल तो प्रोटॉन देने का काम करते हैं, उनके पास में प्रोटॉन होता है यानी कि देते हैं, यानी कि उनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी, प्रोटॉन देना मतलब कि क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, प्रोटॉन देते हैं मतलब कि क्या होगा, उनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जैसे कि H+ आयन। तो H+ का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। और बेटा अगर कोई चीज के ऊपर OH नेगेटिव लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है यार कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। इसीलिए क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, यहाँ पर अधिकता होती है, इसीलिए वो क्या कर लेते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करके न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन बनने की कोशिश करते हैं। कोई भी पदार्थ प्रकृति में स्थायी रहने की कोशिश करता है, तो ये OH क्या करेगा, पॉजिटिव आयंस ले लेगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो भाई इन्होंने अलग प्रकार की परिभाषा दे दी, इसको उन्होंने संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार बोला। फिर भाई हमारे पास में अगले हमारे एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने मतलब जैसे बताया उन्होंने, और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे। तो उन्होंने बताया कि जैसे मान लो H2O में NH3 है हमारे पास में, और NH3 क्या है, अमोनिया, H2O क्या है, पानी। तो अमोनिया को जब मैंने पानी में घोला तो मुझे क्या मिला, NH4 मिला और OH नेगेटिव मिला। तो भाई ये OH नेगेटिव ने क्या किया बेटा, ये प्रोटॉन को लिया, इसने क्या किया, प्रोटॉन को लिया और ये प्रोटॉन को देता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब लुईस जी आए, बोले कि यार तुम्हारी परिभाषा ना मुझे थोड़ी सी मतलब क्लियर नहीं लग रही, मजे नहीं आ रहे। तो वो बोलते कि चलो मैं अपनी वाली देता हूँ। तो फिर लुईस जी बोले कि भाई मेरी वाली संकल्पना सुनो। वो बोलते हैं कि अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। मैंने बोला ना कि भाई अगर मेरे पास में कोई पॉजिटिव क्षार है ना, अभी बताया मैंने कि अगर मेरे पास में कोई पॉजिटिव है यानी कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर मेरे पास में कुछ नेगेटिव होता है यानी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो बेसिकली बच्चा मेरे पास में यहाँ पर उन्होंने लुईस जी ने बोला कि यार जो भी इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्षार को देगा बेटा, तो क्या करते हैं, जो क्षार होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। तो इस प्रकार से वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना हो जाती है। अब बात आती है उदासीनीकरण की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण में जब भी हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और क्षार को मिक्स कर देते हैं। उदासीनीकरण में बेटा जब भी हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और क्षार को आपस में क्या करते हैं, उचित मात्रा में मिलाते हैं, कि बनने वाला जो पदार्थ होता है बेटा यहाँ पर वो बनता है लवण प्लस पानी। और लवण प्लस जल जो होता है इसकी प्रकृति यह ना ही अम्लीय होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय, ना अम्लीय होता है और ना ही ये क्षारीय होता है। अब कैसे समझो इसको, जैसे मान लो मेरे पास में ना एक मैंने अम्ल ले लिया, कोई अम्ल का नाम बोलो, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया H2SO4, या मान लो कि मैंने HCl ले लिया, सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं HCl। तो HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्लस मैंने क्या कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH ले लिया। तो भाई अब देखो ये क्या है, एक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, ये एक क्षार होता है। तो जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के उदासीन विलयन का निर्माण करते हैं। ये क्या होता है बेटा, इसे कहा जाता है उदासीन विलयन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीन विलयन। जैसे कि अम्ल और क्षार यहाँ पर मिले, HCl क्या है, अम्ल, NaOH क्या है बेटा, NaOH है क्षार। तो अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे पता है, यहाँ से हाइड्रोजन आपको पता है पॉजिटिव, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ में बंध बना लेगा। ये क्या करता है, ये प्रोटॉन होता है ना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे H+ आयन होता है और ये Cl नेगेटिव देगा, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव होता है और OH निगेटिव होता है। तो भाई यहाँ से बेटा जो हमारे पास में H निकलता है बाहर, तो ये वाला सोडियम जो है ये वाले क्लोरीन के साथ में क्रिया कर लेगा। क्या करेगा, ये जो सोडियम है ये पॉजिटिव निकलेगा और ये क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये दोनों आपस में बंध बना लेते हैं। ये आयंस क्या करते हैं, ये आयन आपस में जुड़ जाता है, तो फिर यहाँ पर बचता है OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो भाई बनता है फिर मेरे पास में NaCl
प्लस H2O। तो क्या हो गया, NaCl क्या है, नमक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लवण बोलते हैं। और ये लवण प्लस जल का क्या मिल गया हम लोगों को, मिश्रण मिल गया, जो कैसा होता है, ये उदासीन होता है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है, जब भी किसी अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में इस प्रकार से मिलाया जाता है कि बनने वाला विलयन जो है उदासीन प्राप्त हो, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि HCl में हमने NaOH को जोड़ा, हमें क्या प्राप्त हुआ, NaCl प्लस H2O। तो बेसिकली यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है वो लवण है, उसका पानी के अंदर हमको विलयन प्राप्त होता है। और ये कैसा होता है, अगर तुम इसको लिटमस पेपर पर देखोगे तो कोई कलर नहीं बदलेगा, इसे हम लोग बोलते हैं उदासीन विलयन। ठीक है ओके चलिए, अब भाई बात करते हैं सूचक की। ये बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, सूचक। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। इंडिकेटर गाड़ी में होता है ना, इंडिकेटर एक तरफ होता है लेफ्ट और राइट इंडिकेटर, लेफ्ट वाला चला तो हमको लेफ्ट मुड़ना है, राइट वाला चला तो हमको राइट मुड़ना है, होता है ना इंडिकेटर। तो वही बताता है बेटा कि हमें किधर जाना है। वैसे ही अम्ल और क्षार में जो इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जो सूचक होते हैं, बेसिकली ये सूचक हमें बताते हैं कि हमारे दिया गया पदार्थ यह अम्लीय है या क्षारीय है। बेसिकली सूचक कैसे होते हैं बेटा, सूचक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक सूचक और दूसरे होते हैं कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक होते हैं एक हमारे पास में, और दूसरे कौन से होते हैं, कृत्रिम सूचक। ओके देखो, अब भाई प्राकृतिक सूचक यानी कि जो प्रकृति में मिल जाते हैं, मतलब कि इसको हमको लैब में कारखाने में बनाना नहीं पड़ता। तो भाई प्राकृतिक सूचक के उदाहरण बहुत प्यारे प्यारे से, जैसे पहला बेटा मैं लूंगी लिटमस पेपर, सबसे प्यारा सबसे न्यारा लिटमस पेपर सबके पास में होता है ना, हर किसी की लैब में लिटमस पेपर मिलता है। दूसरा हल्दी, और तीसरा मैं लिख देती हूँ गुड़हल का फूल। ठीक है, लाल काला रंग। ठीक है, तो लिटमस पेपर हो गया बच्चा, एक हो गई मेरे पास में हल्दी, तीसरा मैं लिख देती हूँ गुड़हल का फूल। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप गुड़फल लिखा है मैंने, गुड़हल होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोगों को अभी इतना ही बताना चाहती हूँ मैं, गुड़हल का फूल। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाते हैं, चलो। लिटमस पेपर जो कि बेटा किससे बनता है, एक लाइकेन पौधे से बनता है। लाइकेन पौधे के कारण, पौधे से बनाया जाता है। एक पौधा होता है इसका नाम क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन बेसिकली शैवाल और कवक के सहजीविता से बनता है। ये लाइकेन पौधा जो होता है शैवाल और कवक के सहजीविता से बनता है। शैवाल प्लस कवक की सहजीविता से लाइकेन पौधे का निर्माण होता है। और ये बेटा आप लोगों ने ना पेड़ों पे देखा होगा, पेड़ों पर ना एक बिल्कुल छाते जैसी संरचना होती है, ऐसा लगता है कि ये मशरूम है, पर वो मशरूम नहीं होता। बेसिकली वो शैवाल और कवक का कॉम्बिनेशन, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं, उससे प्राप्त होता है। तो ये जो लिटमस पेपर होते हैं बेटा, अगर इसको अम्लों के साथ में क्रिया कराए तो बेटा ये अम्लों के साथ में क्रिया करके हमें देता है लाल रंग, और अगर यह क्षारकों के साथ में क्रिया करता है तो क्षारक के साथ में ये देता है हमको नीला रंग। याद रखिए बेटा ये दोनों कलर्स, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं रहता कौन सा लिटमस पेपर क्या करता है। तो बेटा कौन सा लिटमस पेपर क्या करता है छोड़ो उसको, बस मैं इतना बोलूंगी, अगर किसी लिटमस का रंग लाल आया तो समझ जाना अम्ल है, नीला आया तो समझ जाना कि वो क्या होता है, क्षार है। हर बच्चे में दिमाग में नहीं बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम ये हम कैसे पता लगाएंगे, हमको याद नहीं रहता कि लाल पीला क्या होता है। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, जब भी बेटा आपका लिटमस पेपर लाल रंग दे दे मतलब अम्ल है, नीला मतलब कि क्षार है। अब मेरे को कैसे याद हुआ, क्योंकि भाई मैं ऐसे ही याद रखती थी, मैं वो नीला लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर कुछ नहीं, बस मैं इतना याद रखती हूँ कि यार लाल रंग हुआ मतलब अम्ल, नीला हुआ तो क्षार, दैट्स इट।
हल्दी अम्लों के साथ में पीला रंग दिखाती है बेटा। पीला रंग अगर हो गया तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। और अगर बेटा वह लाल रंग है तो समझ जाइए कि वो क्या होता है, क्षार होता है। इसी प्रकार से गुड़हल का फूल बेटा अगर अम्लों के साथ में क्रिया करता है तो गुड़हल के फूल का रस अगर अम्लों के साथ में क्रिया करता है तो यह गहरा गुलाबी रंग होता है ना। ये बिल्कुल गुलाबी रंग देता है, किसके साथ में, अम्लों के साथ में। और क्षारकों के साथ में हरा रंग। क्षारकों के साथ में कैसा रंग देता है बेटा, ग्रीन कलर, हरा हरा रंग देता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कृत्रिम सूचक की। कृत्रिम सूचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है हमारे पास में फिनोप्थलीन। ये दो होते हैं बेटा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक दो, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ बच्चों, ये आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है। जनरली मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन दोनों ही एक प्रकार के सूचक हैं। जनरली ये केमिकल्स होते हैं जो कि लैब में पाए जाते हैं और लैबोरेटरीज में बेटा इसमें सिर्फ लिटमस पेपर होता है। अब गुड़हल का फूल और हल्दी तो आने से रहे, तो बेसिकली मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन से हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन वाला एक आप लोगों ने ना एक्सपेरिमेंट करना है, आप लोगों को करवाया जाएगा स्कूल में। एक बड़े से एक परखनली के अंदर एक बड़ी सी क्या होता है, प्यूपिड ब्यूरेट होता है, उसमें आप लोग एसिड लोगे, उसको गुलाबी रंग करोगे, बड़े मजे आते हैं करने में, है ना। तो वो वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग करोगे, जब आप करोगे तब मेरी याद आएगी कि हाँ सुभद्रा मैम बताई थी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो भाई फिनोप्थलीन का बेसिकली बेटा एक बिल्कुल कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। तो आप लोग देख सकते हो ये एक रंगहीन यानी बिल्कुल पानी के जैसा होता है। ये सूचक बिल्कुल पानी जैसा होता है, वो पानी जैसा दिखता है हमको। और बेटा जब ये एसिड के साथ में क्रिया करता है तो एसिड के साथ में नो कलर, लेकिन अगर वो किसी क्षार के साथ में क्रिया कर दे तो मस्त गहरा पिंक पिंक हो जाता है। तो फिनोप्थलीन रंगहीन रहता है और जैसे ही क्षार मिलाते हैं तो कलर इसका पिंक पिंक हो जाता है। ओके, चलो फिर बेटा हमारे पास में है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बेटा आप लोग देख सकते हो इस तरीके का ऑरेंज कलर का होता है। अगर क्षार के साथ में मिलाया तो येलो कलर, तो क्षार के साथ में इसका कलर येलो हो जाता है और अम्ल के साथ में इसका रंग एकदम लाल लाल हो जाता है। तो ये बेटा मिथाइल ऑरेंज एक और हमारे पास में सूचक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रासायनिक गुण सबसे इंपॉर्टेंट और कई बार पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वालों के फेवरेट है, बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत बनते हैं इनसे। तो बेटा अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातुओं के साथ में क्रिया करके अम्ल और क्षार क्या करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे धातुओं के साथ क्रिया, है ना। धातुओं के साथ अम्ल क्या करते हैं, क्षार क्या करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे कि भाई हमारे पास में जो धातु हो गई ऑक्सीजन के साथ में, मतलब बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक गुण इनके क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धातुओं के साथ में अभिक्रिया। तो बेटा एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लेती हूँ जिंक धातु का। अगर आप लोग क्या करते बेटा, मान लीजिए आप लोगों ने जिंक का जो टुकड़ा है उसको H2SO4 में डाला। मान लीजिए आप सभी लोगों ने अम्ल की किसी धातु से क्रिया करी और वो धातु मान लीजिए कि जिंक धातु है, Zn धातु है। तो Zn धातु को अगर आप किसी अम्ल जैसे कि H2SO4 में डालते हो, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, मैं लिख नहीं रही हूं पर समझ जाना, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक मिलाया तो क्या बनेगा भाई, यहां बनता है ZnSO4। देखो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो बेसिकली बच्चों यहां से H2 गैस निकलती है। सामान्यतः इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम टाइम या बेटा सामान्यतः यानी कि अधिकतर क्या होगा, जब भी किसी धातु के साथ अम्ल की क्रिया होगी तो क्या निकलेगा, वहां से H2 गैस निकलेगी यानी कि हाइड्रोजन गैस। यानी कि अम्ल क्या करते हैं बेटा, जब भी किसी आपकी धातु के साथ में क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और इसका परीक्षण कर सकते हो बेटा, जैसे जैसे यहाँ पर एक प्रायोगिक व्यवस्था में क्या किया है, एक परखनली में जिंक और H2SO4 डाल दिया है, उसको बंद करके उसके साथ में एक नली डाल दी है और उसको पानी में डाल दिया, क्योंकि H2 गैस एकदम से पानी में नहीं मिक्स होती। तो जैसे ही बेटा यहाँ से निकलती हुई
जो बुलबुले हैं उसके पास में जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाओगे ना तो ये जल जाती है, एकदम बुम से जलती है और बिल्कुल पॉप की आवाज आती है। ये वाला एक्सपेरिमेंट ना मैंने किया हुआ है, अगर आपको यूट्यूब चैनल देखना है तो आई थिंक सो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, किस तरीके से जिंक के साथ में अगर आप बेटा H2SO4 की क्रिया करवाते हो तो वहां पे निकलती है H2SO4 एंड जैसे ही मोमबत्ती या फिर जलती हुई कोई चीज लेकर जाते हो तो वो जो डब्बा होता है, जो फ्लास्क होता है, उसके अंदर बुम करके एकदम बिल्कुल आपकी H2 गैस जलने लगती है और पॉप की ध्वनि के साथ में। तो बेटा यहाँ पर पॉप की ध्वनि आती है तो इससे कंफर्म होता है कि वहां पर H2 गैस है। सेम क्षारकों की धातु के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या होता है बेटा कि जब भी हम लोग किसी क्षारक के साथ में, जैसे मान लीजिए कोई क्षारक है उसके साथ में किसी धातु की अभिक्रिया करते हैं तो जनरली क्षारकों के साथ में धातु की अभिक्रिया करने पर भी क्या निकलती है, H2 गैस निकलती है। ठीक है, उदाहरण कोई एक क्षार ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेती हूं NaOH प्लस, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। ठीक है, तो भाई क्षारकों के साथ में अगर मैं धातु की क्रिया करना चाहूंगी तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट ले लेके अपन, नहीं लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग कोई दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम क्षारकों के साथ में क्रिया करते हैं बेटा, तो वहां पर भी क्या निकलेगी, H2 गैस रिलीज होती है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग क्षारकों के साथ में करते हैं एग्जाम्पल धातुओं की अभिक्रिया की। तो बेसिकली जब भी किसी क्षारक में हम लोग डालेंगे तो क्षारक इतने जल्दी तो अभिक्रिया नहीं करते है ना, लेकिन जब भी करेंगे अभिक्रिया तो वहां पर आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी चीज दिखेगी और वो बताती हूँ मैं आप लोगों को कि जब भी हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, तो भाई एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में जब भी अम्ल और क्षारों की हम लोग क्रिया करते हैं तो वहां पर भी बेसिकली निकलेगा बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अभिक्रिया कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए Zn है, जिंक है और उसकी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं NaOH के साथ में। तो बेटा जब भी हम इसकी रिएक्शन करने वाले हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा हमारे पास में जिंक का बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास में, सॉरी बेटा इसको बोल सकते हो आप Na2ZnH। ठीक है, तो हमारे पास में जिंक जो है वो क्या है, एक धातु है और NaOH क्या है हमारे पास में, एक क्षार है। तो ये अभिक्रिया करके बनेगा Na2ZnO2। तो इस तरीके से बच्चों क्या बनता है हमारे पास में, ये बनेगा एक सोडियम जिंकेट बनेगा हमारे पास, जिंक ऑक्साइड। उसके बाद में बेटा यहाँ पर क्या निकलेगी, H2 गैस जो है वो रिलीज होगी। सो बेसिकली जब भी आप किसी धातुओं की हाथ में अभिक्रिया करवाओगे क्षारकों की तो वहां पर भी H2 गैस रिलीज होती है। देन आपको बता देती हूँ कि धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में अम्लों की रिएक्शन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ में क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो ये मेरे पास में कुछ बचा है, धातु के क्या लिखे है, कार्बोनेट्स है, ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट्स है और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आप देख सकते हो बेटा ये तीनों क्या है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हो, और ये है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूना आप लोग दीवार पर पोतते हो। तो भाई इसका जब हम लोग क्या करते हैं किसी अम्ल के साथ, जैसे कि H2SO4 HCl के साथ में क्रिया करते हैं तो हमेशा बेटा एक लवण बनेगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यानी कि कार्बोनेट्स के साथ में अम्लों की क्रिया होने पर, यानी कि अगर मैं किसी कार्बोनेट के साथ अम्लों की रिएक्शन करती हूँ तो यहाँ पर हमेशा CO2 गैस रिलीज होगी। रिमेंबर दिस, है ना, क्या होगी, जब भी मैं किसी अम्ल के साथ में कार्बोनेट्स की क्रिया करूंगी तो वहां पर क्या निकलेगा बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब इसको आप लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अगर मेरे पास में चूने का पानी है, चूने का पानी बेटा बिल्कुल प्योर होता है, पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है। चूने का पानी कैसा होता है बेटा, चूने का पानी कैसा होता है, रंगहीन होता है, यानी उसमें कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल कलरलेस होता है। तो ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। लेकिन
जब मैं क्या करूंगी, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक परख नली के अंदर क्या कर दिया बेटा, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 को डाल दिया। तो ये जब बेटा मैंने किसके साथ में क्रिया करवाई, HCl के साथ में क्रिया करवाई, तो जैसे ही मैंने क्रिया करवाई बेटा यहाँ पर कौन निकली बाहर, गैस के रूप में CO2 मुक्त होती है। और मैंने इस CO2 को इकट्ठा करके एक परख नली में गुजारा, जिसके अंदर पहले से क्या है, चूने का पानी, चूने का पानी यानी कि CaOH का ट्वाइस। तो भाई जब मैंने चूने के पानी से क्या करा, इस CO2 को गुजारा, मुझे पता कैसे चला कि अम्लों के साथ क्रिया करके CO2 गैस निकलती है। तो बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल है, सोडियम कार्बोनेट को मैंने क्या करा, एक एसिड में डाल दिया, जैसे ही वहां से गैस निकली उसको मैंने चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया। चूने का पानी अगर दूधिया हो गया है ना, तो अगर बेटा CO2 डाला और चूने का पानी क्या हो गया बेटा, CO2 डालने पर चूने का पानी जो है CO2 के कारण ये कैसा जाता है बेटा, CO2 के कारण यह दूधिया हो जाता है। कैसा होता है, दूधिया हो जाता है। तो इसका कलर बेटा कैसा जाता है, दूध दूध जैसा, वाइट वाइट। तो ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करके प्रूफ देता है। अब बात करते हैं कि हमारे पास में जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी अम्लों के साथ में क्रिया करने पर क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में कुछ धातु ऑक्साइड है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, है ना, और ले लीजिए आप कॉपर ऑक्साइड हो गया, CuO हो गया इत्यादि। तो इन सब की अम्लों के साथ में क्रिया करने पर हमेशा बेटा क्या बनता है, यहाँ पर एक प्रकार का लवण प्राप्त होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो बेटा क्या होता है, एक प्रकार का लवण होता है, और यह क्या देता है, साथ में जल बनाता है। तो जब भी ऐसा हो कि आप लोगों के पास में कोई भी सोडियम हमारे पास में जो भी धातु है बेटा, अगर वो क्या करता है, उसके ऑक्साइड के साथ में क्रिया करता है, तो हमेशा एक प्रकार का लवण बनता है और जल प्राप्त होता है। तो आप लोग लिख सकते हो धातु ऑक्साइड, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा धातु का ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि धातु की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया। वैसे ही आप लोग फेरस ऑक्साइड, है ना, जितने भी ऑक्साइड होते हैं धातु के, वो HCl के साथ यानी कोई भी एसिड के साथ क्रिया करके ऑलवेज एक लवण बनाएंगे और वहां पर पानी बनेगा। देन अगर बेटा कोई अधातु का ऑक्साइड, जैसे कि CO2 क्या है, अधातु का ऑक्साइड है ना, CO2 क्या है, कार्बन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी बच्चे लोग पढ़े हैं बेटा, कक्षा 8वीं में हम लोगों ने देखा है कि जो कार्बन होता है, कार्बन क्या है, एक प्रकार का अधातु है। तो अधातु का ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे और ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, आप लोगों का बेटा और 2-3 नाम देख लो, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि जो है, ये क्या है, अधातु के ऑक्साइड। अब अधातु के ऑक्साइड की क्रिया किससे होती है, क्षारों से होती है। किससे हो रही है बेटा, अधातुओं की जो ऑक्साइड है उनकी जो क्रिया है अगर वो क्षारों के साथ में होती है, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या बनेगा बच्चा, जब भी ऐसा होगा तो इस अभिक्रिया में हमेशा क्या बनेगा, एग्जाम्पल के लिए ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि हमें क्षारीय प्रकृति प्राप्त होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हमने क्या किया, एक क्षार का यूज किया। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो बेटा हमें क्या मिलता है, एक इसको बोलते हैं विक्षेप, अवक्षेप भी बोलते हैं, और साथ में क्या बनता है बच्चा, पानी, ठीक है। तो जब भी हम किसी अधातु के साथ में, धातु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन बता रही हूँ मैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये सारी अधातुएं होती है, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, आपका फास्फोरस, ये सब क्या है, अधातु। इनके ऑक्साइड के साथ में अगर किसी क्षार को कुछ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑलवेज क्या बनेगा बेटा, पानी तो बनेगा ही, लेकिन वहां पर आप लोगों के कार्बोनेट्स टाइप के उनके बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इनकी समानताएं पे। भी समानता क्या है, इनकी समानता कुछ ऐसी होती है कि बेटा जब भी आप इनको पानी में, जब भी आप क्या करते हो, अम्ल और क्षार को जल में घोलते हो, तो जल में घोलने पर क्या मिलता है, जल में घोलने पर H+ आयन मिलते हैं बेटा अम्लों के तरफ से, और हमारे जो
क्षार होते हैं तो क्षार देते हैं हमें OH आयंस। तो इसकी परीक्षण आप लोग कर सकते हो कि जब भी मैं किसी अम्ल को किसी पानी में घोल लूंगी और वहां पर बच्चों में क्या कर दूंगी, बैटरी लगा करके, दो ऐसे कील लगा करके बैटरी लगा दी और एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, तो आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर क्या होगा, बल्ब जलने लगते हैं। और सेम बच्चा विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्षारकों में भी और अम्लों में भी, यानी कि अम्ल और क्षार का जो जलीय विलयन होता है, इस जलीय विलयन में क्या होगा बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जल में घोलने पर हमको बेटा पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन मिलता है, और सेम बच्चा क्षार में भी हमको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है। और यही रीजन है कि कोई भी जो अम्ल और क्षार का विलयन होता है वो क्या होता है, जनरली बहुत ही अच्छा सा विद्युत का चालक होता है। अब बात करते हैं बच्चा पीएच स्केल की। ठीक है, तो अब भाई पीएच स्केल हमें बताती है कि अम्ल और क्षार में कौन प्रबल है। बेसिकली ये स्केल में पावर ऑफ H आयन, पीएच का जो मतलब होता है ना, तो जो पीएच आप लोग नाम सुनते हो पीएच, तो बेसिकली P फॉर पावर और H प्लस फॉर H आयंस। तो ये हमें बताता है कि पावर ऑफ H आयन, यानी कि हमारे किसी भी विलयन में H आयंस की पावर कितनी होती है। तो अम्ल की शक्ति उसके H प्लस आयन पर निर्भर करती है और किसी भी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H प्लस आयन पर निर्भर करती है। और बेटा उसी के आधार पर सोरेनसन ने एक स्केल दी जिसे पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। तो बेटा वो स्केल कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हो। तो आप देखोगे कि एक तरफ H आयंस बहुत ज्यादा है, H आयंस जो है बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ बेटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर H आयंस कम है। H प्लस आयन कैसे होते हैं, कम होते हैं। सो बेसिकली जिस तरफ H आयंस बहुत ज्यादा कम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, H आयंस की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, और यही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जहां पर ज्यादा होते हैं उन्हें हम लोग अम्ल बोलते हैं। इसके बीच में एक उदासीन पॉइंट भी होता है जिसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु, जैसे कि जल वगैरह, ये सभी कैसे होते हैं, इनका पीएच लेवल 7 होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में हमारा क्षार और अम्ल का पीएच स्केल। लेकिन बच्चों आपको ना यहाँ पर एक चीज मैं और बताती हूँ कि बेसिकली जो पीएच स्केल होता है ना, जो आप लोग पीएच देखते हो ना, तो पीएच स्केल जनरली बताता है हमको हाइड्रोजन आयन का व्युत्क्रम का लॉग, यानी कि पीएच जनरली इस तरीके से भी दर्शाया जाता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, है ना। तो ये एक फॉर्मूला है, आप लोगों से ना रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल किस तरीके से सांद्रता बताती है। तो बेटा H प्लस का जो व्युत्क्रम होता है हमारे पास में, उसका लॉग ही पीएच है। अब पीएच स्केल बेटा अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। ये हमारे घर में जो पीएच स्केल होता है उसके बारे में दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हो कि पीएच स्केल में बेटा अलग अलग क्या दिए है, सामान का पीएच लेवल बताया गया है। जैसे कि आप लोगों ने ड्रेन क्लीनर अभी देखते हो, आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट आता है कि हमारा जो नाली होता है वो चौक हो जाए तो उसमें एक हार्पिक का एक छोटा सा गोली जैसा, सीसी जैसा गोली होता है, वो डालो और पानी चालू कर दो तो वो पूरा ड्रेनेज सही हो जाता है। तो वो बेटा पॉसिबल हो जाता है क्योंकि वो एक्सट्रीमली क्षार होता है जिसका पीएच लेवल 14 होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसके अलावा बेटा जो ब्लीच, जो कपड़ों को क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है, उसका पीएच तो है 13 के इक्वल होता है। साबुन जो आप यूज़ करते हो नहाने का या कपड़े धोने का, बेटा उसका 13 होता है पीएच लेवल। तभी आपने नोटिस किया होगा कपड़े धोने का साबुन तो अगर आप हाथ पे लगाते हो तो बहुत रफ फील होता है। सेम बेटा अमोनिया जो कि आपके पेशाब में भी होता है, उसका पीएच कितना होता है बेटा, 11 के अप्रोक्सीमेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि आप एंटासिड के जैसे प्रयोग में लाते हो, एंटासिड का मतलब होता है बेटा जब भी आपका पेट खराब हो जाता है, अपच हो जाती है, तो आप इनो वगैरह पीते हो ना, इनो वगैरह, तो उसका पीएच का मान कितना होता है, 10। बेकिंग सोडा जो घर में बेकिंग में प्रयोग में लाया जाता है, उसका पीएच होता है 9। फिर बेटा आप लोगों का जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच बेटा 7.5 से 8 के बीच में होता है। ब्लड जो है ना हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है, रक्त कणिकाएं पाई जाती है, 7.5 से 8 के बीच में होता है। पानी जो है उसका पीएच एग्जैक्ट होता है 7।
6 पर बेटा पानी का, 6 आप लोगों का होता है दूध का, दूध अम्लीय प्रकृति का होता है। कॉफ़ी बहुत अम्लीय होती है, आप लोग देख सकते हो बेटा कॉफ़ी का 5 पीएच है। फिर आप लोग देख सकते हो बेटा वाइन जो कि जनरली सड़े हुए फलों से बनाई जाती है, उसका 4 होता है। विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड, उसका होता है 3। लेमन जो आपका जो नींबू है उसका होता है 2। स्टमक में जो एसिड होता है उसका 1। और HCl बेटा जो कि सबसे ज़्यादा आपका जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है वो HCl ही होता है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl सबसे ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। तो ये भाई हमारे पास में क्या है, पीएच स्केल थी कुछ कुछ पदार्थों की। हम आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है बेटा? पीएच का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आपके बॉडी का हर कोई जो हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं पीएच से रिलेटेड ही होता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। जैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ बेटा, जैसे आपको बता दूँ, आपके शरीर में अगर आप कोई भी साबुन यूज़ करते हो तो आपको वो रफ लगता है। रीज़न, आपकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसका भी एक निश्चित पीएच होता है। हाँ जी, आपकी त्वचा का भी एक पीएच है जो कि लगभग 6 के अप्रॉक्स होता है। 5.5 से लेकर के 7 के बीच में होता है। तो बेटा 6 मैं उसका एवरेज मान रही हूँ। यानी हर चीज़ का क्या होता है, पीएच सेट होता है। आपके स्टमक के अंदर जो मीडियम होता है वो एसिडिक होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि एसिडिक एसिड ही क्या करता है बेटा, आपके भोजन को पचाने में हेल्प करता है। इसीलिए पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या करती है, मेंटेन होना ज़रूरी है। तो जनरली मानव व जंतु जगत में, पेड़ पौधों में, पाचन तंत्र में, दंतक्षय में इत्यादि में, है ना। तो बेटा हमारे मानव व जंतु जगत में पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज का एक निश्चित पीएच होता है बेटा। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा हमारे आमाशय के अंदर माध्यम का अम्लीय होना कितना ज्यादा जरूरी है। फिर आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के बेटा जो भी साफ सफाई वाली चीजें होती है ना, तो हमारी साफ सफाई की जो चीजें होती है उसमें जनरली क्या होता है बेटा, साफ सफाई की जो जितनी भी वस्तुएं होती है वो कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। प्लस आपको बता दूं, जो मृदा का पीएच होता है, मृदा का पीएच यानी कि मृदा का बेटा जो पीएच है उसका संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि मृदा कई बार बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा क्षारीय प्रकृति की होती है। तो बेसिकली मृदा का पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप लोगों के पास बेटा 1 2 3 4 दिस इज 5। मृदा के पीएच के अलावा बच्चों आप लोगों ने बहुत जगह पर एक्सपीरियंस किया होगा कि मान लीजिए हमारे पास में दांत है, तो दांतों के अंदर जब खाना फंस जाता है तो वहाँ पे जो जीवाणु और हमारे जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं और उसके कारण हमारे दांत झड़ने लगते हैं। तो इसे आप लोग लिख सकते हो दंत क्षय में भी। यानी कि आप लोगों के जो दांत होते हैं, दांत है ना, तो दांतों में भी अगर बेटा खाना फंसता है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं रात में भी ब्रश करके सोया करो। रीजन, क्योंकि खाना आपके दांतों में फंस जाता है जो कि एसिड प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे लोगों के दांत इसी कारण खराब होते हैं। अब भाई हम बात करते हैं लवण परिवार, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों का बेटा लवण कैसे बनता है। तो लवण बनता है आप लोगों के अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है। सबको पता है कि अम्ल और क्षार मिल करके लवण का निर्माण करते हैं, है ना, लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो बच्चा लवण परिवार के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कुछ लवणस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, ये मान लीजिए अमोनिया NH3 आप लोगों का, और ये क्या है बच्चों, HCl जो कि अम्लीय प्रकृति का है। तो NH4Cl मिला हमको, अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या है, एक प्रकार का लवण है। तो इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं आपको लवणों के बारे में बताऊं तो लवण को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला, सामान्य लवण, वे लवण जिसमें विस्थापनीय H+ या OH आयन नहीं होते, जैसे कि हमारे पास में NaCl है, KNO3 है। देखो इसमें कुछ भी H है क्या, H और OH नहीं है। तुम लोग देख लो यहाँ पर पूरे के पूरे इसमें ना ही H है और ना ही OH है, सिंपल है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम आपका सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सॉरी Na2SO4, Na3PO4, KNO3 इत्यादि। तो ये सब क्या है बच्चा, आपके पास में सामान्य लवण कहलाते हैं। अब ये सामान्य लवण सिंपली जो आप लोगों के उदासीन लवण कहते हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये आपका कोई भी लिटमस से इसका जो टेस्ट है वो ऑलवेज 7 के अराउंड आएगा। लिटमस पेपर पे कलर चेंज नहीं होता है।
अब बात करते हैं अम्लीय लवण। यार ये अम्लीय लवण जो होते हैं इसके अंदर H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि NaHSO4 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चा, इसके अंदर अगर इसकी प्रकृति देखोगे तो यह पानी में घुलने के बाद आपको अम्लीय प्रकृति का मिलता है। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, अम्लीय लवण कहलाता है। सेम बच्चा क्षारीय लवण जिसमें विस्थापनीय आयन OH- होते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए MgOHCl, ZnOHCl, PbOHNO3 ये क्षारीय लवण है। अब मिश्रित लवण भी होते हैं जिसमें तो सब कुछ मिक्स होता है, NaKSO4, CaOCl of Cl, तो ये थोड़े मिश्रित लवण होते हैं। ये थोड़ा आप लोग बड़ी क्लासेस में थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे, अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों हमारे पास में सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बच्चों आप लोगों ने सब लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं बच्चा, तो अगर मैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैंने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन करवाया, तो आप सभी जानते हो बेटा यहाँ से ये उदासीन हो जाता है। Cl जो है बेटा वो किसके साथ में मिल जाएगा, Na के साथ में मिल जाता है, OH H के साथ में मिल जाएगा, तो यहाँ पर बन जाता है NaCl जो कि एक लवण है, प्लस निकल जाता है बेटा H2O जो कि पानी है। तो नमक हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि बेटा नमक जो है जनरली समुद्रों से पृथक्कृत किया जाता है ना, समुद्रों से नमक को प्राप्त करते हैं, पर वो अशुद्ध नमक होता है, उसमें बहुत अशुद्धियां मिली होती है और भी लवण मिक्स होते हैं। तो बेसिकली नमक आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे भोजन में नमक होता है। ठीक है, जब भी आप थोड़ा सा बीमार फील करते हो तो ORS का घोल पानी, नमक और शक्कर के साथ में दिया जाता है, जो कि आपको बहुत जल्दी से एनर्जी प्रदान करता है और आपके पेट को बिल्कुल सही कर देता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप लोगों को बता देती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है, जो कि बेसिकली क्या करना है हम लोगों को, चेक करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा क्या होता है हमारे पास में, एक बहुत ही अच्छा सा हमें देता है। बेसिकली हमें क्या करना है, अगर मैं चाहती हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मुझे NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना है, मतलब मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है NaCl मेरा, तो मेरे को क्या करना है, अगर मुझे NaCl से सोडियम क्लोराइड से क्या करना है, H2SO4 प्राप्त करना है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगी कि मेरे पास में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो भाई मुझे इससे क्या मिल चुका है, NaCl मिल चुका है। अगर मैं इसको पानी में घोलूंगी तो भाई मुझे क्या मिल जाएगा, इसका विलयन मिल जाएगा। तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे प्राप्त कर सकती हूँ, NaCl से प्राप्त कर सकती हूँ। इसे कहा जाता है बच्चों क्लोर क्षार अभिक्रिया। बहुत सिंपल है, क्या करना है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक को पानी में घोलना है और इसमें आपको विद्युत अपघटन कर देना है, कुछ नहीं करना है, नमक को पानी में घोलो, इसका विद्युत अपघटन कर दो, हाइड्रोजन क्लोरीन बाहर निकल जाएगी, बची हुई जो रहेगी वो रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या है बच्चों, मान लीजिए आप लोगों ने नमक का घोल बनाया पानी के साथ में, तो जब आप ऐसा करोगे तो बेटा आपके पास में क्या हो जाएगा, NaOH बन जाएगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और H2 बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास में ये क्या है बच्चा, नमक है ना, ये क्या है, पानी है, पानी का घोल, और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर करना है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में आप लोग कुछ नहीं करोगे, दो रॉड डालोगे, एक पर पॉजिटिव लगाओगे बैटरी का, दूसरे पर नेगेटिव लगाओगे। ठीक है, तो ऐसा करने से बच्चा क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो रॉड है मेरे पास में, तो इसका ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे ही मेरा नमक का घोल क्या होगा, इसके अंदर प्रवेश किया, तो नमक के घोल में क्या होते हैं, NaCl आयंस विभक्त हो जाते हैं। जब भी मैं क्या करूंगी बेटा, NaCl को पानी में मिलाती हूँ, H2O में मिलाती हूँ, तो वहां पे सोडियम आयंस अलग हो जाते हैं, क्लोरीन आयंस अलग हो जाते हैं। ये सोडियम आयंस जो है बेटा, और यहाँ पर H2O में क्या होता है हमारे पास में कि बेटा जो H+ आयन होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और O2 हमारे पास में जो बेटा क्या बोल सकते हैं, जो OH आयंस होते हैं वो अलग निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे पास में जो H2 होता है बेटा वो क्या करता है, वर्क करता है। तो बेसिकली जब मैं H2O में क्या करूंगी,
क्रिया करूंगी तो यहाँ पर OH आयन्स मिल गए मेरे को, ठीक है। और एक बेटा मेरे पास में क्या रहेगा, जनरली एक मेरे पास में क्या रहेगा, H2 रहेगा, ठीक है। तो OH अलग हो गया और एक क्या मिल गया मेरे को, H मिल गया। तो इस तरीके से H प्लस और OH माइनस मिला पानी में घोलने पर, विद्युत अपघटन करने पर, और यहाँ पर Na प्लस और Cl में विभक्त हो गया। तो अब क्या होगा कि ये जो Na है वो क्या कर लेगा, ये OH के साथ में बंध जाता है, और बेटा फिर क्लोरीन अलग निकल जाती है और इधर से हाइड्रोजन अलग हो जाती है। तो क्या होगा, जैसे तुमने विद्युत अपघटन किया, तुम्हारे पास में 2 रॉड है, एक पे पॉजिटिव एक पर नेगेटिव डाला, तो बैटरी के पॉजिटिव पे एनोड है और नेगेटिव पे कैथोड है। तो भाई कैथोड यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है, यानी कि जो H है वो क्या करेगा, इकट्ठा होने चालू करेगा इधर, और यहाँ पे बेटा H प्लस आयन जो है वो इकट्ठा होकर के H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर बेटा जो नेगेटिव, चूंकि ये पॉजिटिव हम लोगों ने जोड़ा है जिसको हम एनोड बोलते हैं, तो पॉजिटिव पे बेटा क्लोरीन नेगेटिव इकट्ठा होना शुरू होगा, और ये क्लोरीन नेगेटिव क्या कर लेगा बेटा, Cl2 गैस के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन निकल गई, वहां से हाइड्रोजन निकल गई, बच गया कौन, NaOH, बच गया कौन, NaOH। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, NaOH। तो भाई इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप किसी भी नमक के विलयन से प्राप्त कर सकते हो। और आपको तो पता ही है, अब बेटा जो क्लोरीन और हाइड्रोजन की जो बहुत सारी ना आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों को एक बहुत सारे उपयोग पढ़ने हैं कि क्लोरीन के उपयोग से क्या होता है, आप लोगों को जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्यों ज़रूरी होती है। तो बेटा बेसिकली क्लोरीन गैस आप लोगों को बहुत सारे एक प्रकार का कीटाणुनाशक, रोगाणुनाशक होता है। जो क्लोरीन होता है ना वो क्या होता है, पानी को शुद्ध करने में काम आता है। क्लोरीन गैस पानी को शुद्ध करता है, ये क्या करता है, पानी को शुद्ध करता है, बेसिकली ये कीटाणु मार देता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है बेटा, H2 जो होता है, बेसिकली ईंधन के काम आती है। और आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो NaOH है, ये काम आता है किसके लिए, आपके अपमार्जक बनाने के लिए। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि साबुन वगैरह बनाने के लिए यूज में लाते हैं। तो इस तरीके से बच्चा ये आपका क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया है। सिंपल, बच्चे लोग पता नहीं काहे कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं करना है यार, नमक के पानी के अंदर क्या कर देना, 2 रॉड लगा देनी है और 2 ऊपर छेद लगा देने हैं और एक तरफ निर्गत। तो इससे क्या होने वाला है, तुम्हारा सिंपली तुम्हारा जो सोडियम क्लोराइड H2O का जो विलयन है वो टूट जाएगा, किसमें, NaOH में अलग, H2 अलग, Cl2 अलग। ओके, चलो अब भाई बढ़ते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, पता नहीं क्यों, पर पेपर वालों का बड़ा फेवरेट है। तो आपको बता दूं, विरंजक चूर्ण जो है बेटा वो बेसिकली सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से जो क्लोरीन बनती है, इस क्लोरीन को लेकर के बेटा विरंजक चूर्ण बनाते हैं। कुछ नहीं करना पड़ता, जो बेटा आपका कैल्शियम का आपका जो हाइड्रोक्साइड होता है, जो हमने चूने का पानी बनाया था, जो बुझा हुआ चूना था, उसके अंदर क्लोरीन गैस डाल दी और बन जाता है CaOCl2, जो कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। तो ये सबको पता होना जरूरी है बेटा, पेपर में पूछते हैं, आपको बस जान लेना है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हुआ, हम लोगों को क्लोरीन गैस हमारे पास में थी ही, क्लोरीन गैस के साथ में CaOH का ट्वाइस हम लोगों ने मिक्स कर दिया। जब हमने ऐसा किया तो हमको क्या मिल गया, CaOCl2, जो कि विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी इत्यादि में। बेसिकली विरंजन का मतलब होता है हमारे पास में, इसका मतलब होता है रंगहीन करना। इसका काम ही होता है बेटा रंगहीन करना। जिस भी चीज में इसका घोल डालोगे वो उसको कलरलेस कर देता है, पूरा कलर उसका उड़ा देता है, ठीक है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी यूज करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अब लवण के बारे में बात करते हैं बेटा। आप लोगों ने देखा कि हमारे पास में जो नमक था उसके अंदर भी कुछ पानी वानी जुड़ा हुआ था, है ना, नमक में हल्का सा क्या होता है, पानी होता है। सेम आप लोगों ने बेटा एक और चीज देखी होगी, जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, हम उसको प्योर फॉर्म मानते हैं ना, प्योर होते हैं क्रिस्टल, ऐसा बोलते हैं क्रिस्टल बड़े प्योर होते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी का मात्रा होता है। इसको सिद्ध करने के लिए एक बेटा आप लोगों को क्या करना है, नीला थोथा यानी कि CuSO4 को गर्म करना है।
CuSO4 को बेटा जब आप गर्म करते हो तो गर्म करने पर इसका रंग जो है बेटा कैसा हो जाता है, इसका रंग जो है सफेद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? CuSO4 कॉपर, आपका जो कॉपर सल्फेट होता है उसका क्रिस्टल होता है, इसको गर्म करने पर सफेद कलर आता है। रीजन सिंपल सा है, CuSO4 बेटा बेसिकली इसके पास में 5 H2O जुड़े होते हैं, 5 H2O के अणु होते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये जो H2O है बेटा ये उड़ जाता है, ये भाप बन जाता है, ये वाष्प में निकल जाता है और सिर्फ बचता है CuSO4 जिसका कलर होता है सफेद। और अगर बेटा फिर आप वापस से इस चूर्ण में पानी डाल दोगे तो फिर से इसका नीला रंग आ जाता है। तो बेसिकली ये जो नीला रंग आप लोग देखते हो ना, तो इसका रंग होता है नीला। तो इस तरीके से बेटा बहुत सारे लवण ऐसे होते हैं जिसमें पानी जुड़ा होता है। सेम आप लोगों ने बेटा हाइड आपका जो फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड Fe2SO4 देखा होगा आप लोगों ने, है ना, तो उसका कलर ब्राउनिश होता है, बट बेसिकली उसके साथ में भी क्या होता है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, जंग, है ना, आपका जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका भी कलर आपको ब्राउन लगता है, बट बेसिकली ब्राउन के साथ में बेटा वहाँ पर पानी की कुछ बूंदें भी ऐड होती है, ठीक है, इसीलिए उनका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। जिप्सम का जो सूत्र होता है वो है हमारे पास में CaSO4 + 2H2O, जहां पर बेटा H2O के क्या होते हैं, 2 अणु होते हैं। और ये आप लोगों के बेटा जो प्लास्टर करने के काम आता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल घरों का निर्माण भी मस्त POP लगा करके कर रहे हैं ना, POP को पोत देते हैं दीवालों पे, फिर कलर करते हैं, इससे बहुत सुंदर लगती है दीवारें, ठीक है। तो बेसिकली जिप्सम जो है बेटा, अगर आप उसको 373 केल्विन पर पानी के साथ में गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीटाइट्रेट हो जाता है बेटा, इससे POP कहते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको साधारण भाषा में POP भी बोलते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP सफेद चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर कठोर पदार्थ प्राप्त करता है, जो कि जिप्सम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये होता है हमारे पास में POP। CaSO4 में क्या होता है, आधा H2O का अणु होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास में CuSO4 होता है ना, यानी कि अब आपका जो बेटा बेसिकली आप लोग बोलोगे इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब ये जम जाता है तो ये कैसा हो जाता है, बिल्कुल कठोर हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो हाथ में प्लास्टर लगा होता है वो कितना टाइट होता है। अब बात बेटा आप लोगों की यहाँ पे जो क्लास है वो खत्म होती है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में, 1 शॉट में आपको कवर करने की कोशिश करी है। कुछ टॉपिक्स बहुत लंबी थे तो मैंने सोचा कि आप लोग को लेक्चर क्लासेस में पढ़ा दूंगी। सो बेसिकली नेक्स्ट वीक से आप लोगों का लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है। आई होप आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करोगे। अगर कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो गई है, बट आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। चलिए यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, तब तक के चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी या इन नेक्स्ट क्लास।